लोकसभा चुनाव 2024 में पूरे देश में सनसनी पैदा करने वाला नेता, युवा नेता राहुल कसवा जीतने के बाद सालासर धाम पहुंचा है। ये घटनाक्रम पूरे देश में चर्चित रहा। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में एक युवा की छवि थी और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काटा। उसके बाद में कांग्रेस ने आपको एक उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा और चूरू की ये सीट पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, हॉट सीट बनी। और राजस्थान के दिग्गज नेता राजेंद्र सिंह राठौर पर लगातार हमले करते हुए जिस तरह से चुनाव जीता है, वो निश्चित रूप से एक रोमांचकारी 2020 मैच से कम नहीं है, क्योंकि इस समय 2020 वर्ल्ड कप भी चल रहा है। तो जीतने के बाद बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं राहुल कसवा। बातचीत करते हैं। सबसे पहले ऐतिहासिक रोमांचकारी जीत के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपके मार्फत से मैं पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र के मेरे लोगों का, सभी कार्यकर्ताओं का जो आशीर्वाद उन लोगों ने मुझे दिया है, मेरी उम्मीद से परे आशीर्वाद मिला है। सालासर बालाजी महाराज का जो हमारे दिलों में महत्व है तो पूरे हिंदुस्तान में ही गजब है। और चूरू के अंदर हम जब भी अपना कोई पुण्य काम शुरू करते हैं, हमेशा इनका आशीर्वाद लेके जाते हैं। मेरा परिवार पिछले 34 साल से सांसद के रूप में राजनीति कर रहा है। पिताश्री ने भी शुरुआत यहीं से करी, मैंने भी यहीं करी है। अब जीत मिली है इतनी शानदार, तो आशीर्वाद बालाजी का महाराज का लेने जरूर पहुंचना ही हमारा कर्तव्य बनता है। तो कल तो दिन बहुत व्यस्त था, आज का दिन निकाल कर हम आए हैं और मैं पूरे पुजारी समाज का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमेशा मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखा है। क्षेत्र की जनता का धन्यवाद देता हूं। एक मुद्दे को लेकर हम चले थे, उस मुद्दे के ऊपर जिस दिन शुरुआत करी थी, मन में विश्वास था कि मैं एक राइट कॉज के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने एक राइट कॉज के लिए आवाज़ उठाई है, मुझे सभी लोगों का साथ मिलेगा। और मैंने आज एक चीज़ महसूस करी है कि अगर आपका कॉज राइट हो, आपकी नीयत और नीति साफ हो, तो जनता साथ देती है। और ये चुनाव हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन के अंदर चुनावी माहौल का सबसे बड़ा ऐतिहासिक चुनाव रहेगा। और हमेशा लोग उसको याद रखेंगे कि एक आवाज़ हमने उस अन्याय के खिलाफ उठाई, जिन्होंने प्रजातंत्र के खूबसूरती को मिटाने का काम किया। नेतृत्व बनाना बिगाड़ना जनता का हाथ में है, किसी काका के हाथ में नहीं। इस मकसद को लेकर हम चले तो आज कामयाबी मिली है। सबका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। चुनाव में काफी व्यस्तता थी, हम भी खुलकर बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन आज कुछ खास मुद्दों पे मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। शुरुआत में जब आपको कांग्रेस ने टिकट दिया, उसके बाद में कुछ सभाओं में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे थे, क्या अनकंफर्ट महसूस हो रहा था उस समय स्टार्टिंग जब हुई थी? नहीं, मैंने 2 तारीख से लेकर और 8 तारीख के बीच में मेरी पार्टी से मैंने यही पूछा था कि मेरा गुनाह तो बता दो। अगर आप नहीं बता पाओगे तो शायद मैं सो ही नहीं पाऊंगा। भाई मेरी परफॉर्मेंस खराब थी, या मेरे पीपल के साथ मेरा कनेक्ट नहीं था, या मैंने पार्टी कोई लाइन के अगेंस्ट गया, या मेरे मुख से कभी कोई ऐसी बात कही जिसको किसी समाज को या पार्टी को कोई नीचा दिखना पड़ा हो, तो फिर किस बात के लिए एक सजा दी गई है? सिर्फ एक व्यक्ति ने कह दिया। तो इस सोच के लिए मैं लड़ता रहा। और जब 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक मुझे फैसला नहीं मिला, और जब मैं 8 को मेरे गृह तहसील राजगढ़ जब पहुंचा, जब मैंने पब्लिक देखी, मेरे लोगों के आंखों में मैंने आंसू देखे, नमी देखी, उस दिन मैंने फैसला कर लिया था, रिजल्ट कुछ भी हो हम आवाज जरूर बनेंगे। अगर मैं नहीं बनूंगा तो फिर कौन बनेगा? मेरा सवाल ये था कि एक पार्टी में वर्षों तक 3 दशक तक कोई व्यक्ति काम करे, फिर एक सीधा ही दूसरी पार्टी में सीधा चुनाव में मैदान में उतरे, तो उस समय उस तरह का अनुभव किस तरह का था? उस तरह की क्योंकि शुरुआत में थोड़ा तनाव भी आपके चेहरे पर नजर आ रहा था। देखिए, मैं कभी तनाव में था ही नहीं। मैं डे 1 से कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैं चुनाव जीतने के लिए, हारने के लिए उस मकसद से नहीं लड़ रहा था। मैं चुनाव एक मुद्दे को जिंदा रखने के लिए उठ रहा था कि मैं लोग ऐसे, अगर हम चुप हो जाएंगे तो ये प्रजातंत्र की खूबसूरती मिट जाएगी। फिर कल को तो उम्मीदवार वैल्यू जीरो हो जाएगी, फिर काम कौन करना चाहेगा? फिर कल को तो आप कर्नाटका का उम्मीदवार लिया चूरू के अंदर, चूरू का भेज दो आंध्र प्रदेश में, वैल्यू खत्म कर दे। हम उस सिस्टम को, उस मैकेनिज्म को, उस ताकत को जो प्रजातंत्र में दी, हम उसको खत्म कर देंगे। मैं उसके खिलाफ था। मुझे हार जीत से तो कोई मतलब कभी था ही नहीं। मुझे आवाज उठानी थी और एक मैसेज देना था। मैंने मैसेज दिया स्ट्रांग। और जहाँ तक आप ये बात कह रहे हो कि मेरे मन में कभी भी इस चीज़ का प्रश्न आया ही नहीं। मैं उस 5-6 दिन में जो आया वो आया। उसके बाद मैंने सोचा जो भी रिजल्ट होगा मैं वॉइस बनूंगा, क्योंकि 33 साल का सफर है। अगर मैं ही नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? और ये लोग जो काका जैसे लोग बैठे हैं, ये समाज को इतना डराते। ये तो लोगों ने जातियों में चुनाव बांटा, 36 कौम परेशान होती, आज उनका क्या होता हालात आप सोच के देखो। आज आंख बंद करो एक बार और सोचो रिजल्ट कुछ और निकल जाता तो क्या बोलते वो लोग आपको? ये तो अभी आपने पिछले इंटरव्यू में मेरे साथ बातचीत में आपने कहा था कि जिस तरह से ये काका जिन्होंने जो काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को उन्हें पार्टी से विदा कर देना चाहिए, उसको निकाल देना चाहिए। तो आप भारतीय जनता पार्टी को अभी भी सलाह दे रहे हैं, तो क्या कोई सॉफ्ट कॉर्नर है पार्टी के प्रति अभी? देखिए, क्यों नहीं जी। मेरा 33 साल का सफर रहा है। मैं उस पार्टी में रहा हूँ और पार्टी
पार्टी से बड़ी इंसानियत होती है, पार्टियां माध्यम बनती हैं। एक आप लंबा सफर है इस देश के आज़ादी के बाद, कितनी पार्टियां आई, कितनी चली गई, इनका पता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी 91 में क्या थी, चुरू के अंदर 8000 वोट आते थे एमपी इलेक्शन के अंदर, हम 168 वोटों से चुनाव जीते पहली बार। मेहनत करिए, सबने कार्यकर्ता गांव गांव तक बना है, एक ढांचा बना, पर पार्टी से बड़ी भी इंसानियत है। और ऐसे लोगों को जब आगे बढ़ जाते हैं इस मानसिकता वाले लोग, तो एक आम कार्यकर्ता जो गांव में बैठा है टूट जाता है। उनको लगता है कि इनके बिना कुछ नहीं होने वाला, भाई इनके चरणों में चलो, इनके चरणों में ही जन्नत है, इनके चरणों में ही पार्टी, इनके चरणों में ही कैरियर है। अपने उस मिथ को तोड़ दिया है, अब किसी के चरणों में जाने जरूरत नहीं, चरणों में जाना है तो जनता के पास आ रहा है, जनता आशीर्वाद देगी, आप जरूर जीत के आओगे, कामयाब होगे। कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि चाहे पहले भी कह रहे थे कि राहुल कस्बा जीते हारे पुनः भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला है, ऐसी कुछ? बिल्कुल नहीं जी, मैंने हमेशा मेरे इलेक्शन के बाद में भी और इलेक्शन के बीच में मैंने बात क्लियर कर दी थी। मैं कांग्रेस पार्टी ने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, उनके नेतृत्व ने मेरे को पूरा समर्थन दिया और मेहनत करी अपना चुनाव मानते हुए, और जनता ने आशीर्वाद मुझे कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में दिया है। सवाल ही पैदा नहीं होता ऐसा कुछ होगा। एक दो चीजें काफी चर्चा में रही। एक तो आपने कहा राजेंद्र राठौड़ को नेता मार नेता, एक सामंतवादी सोच वाले व्यक्ति का, कुछ चीजें आपको लग रहा था कि ये चीजें इतनी ज्यादा घर कर जाएगी, लोग इतने दिल से इन बातों को लेंगे? सर ये तो क्या है कि चुरू जिले के बच्चे की जुबान पे बात है। आप रतनगढ़ में जाओगे, वहाँ की लोकल लीडरशिप बीजेपी की होगी, उसके साथ में क्या हो रहा है वो सब जानते हैं। आप लाहौर चले जाओ, आप तारंगढ़ चले जाओ, आप सुजानगढ़ में आ जाओ, सबको पता है। मैं तो खाली वो आवाज उठाई है, मुझे पता है ना, क्योंकि मैंने कहा था एक बार भी कि काका ने 33 साल के अंदर एक पुल बनाया, तोड़ना पड़ेगा। कुछ विकास किया तो बता दो, बता नहीं पाए। लेकिन एक चीज मैंने देखी, लोगों को पता था लेकिन हिम्मत किसी ने नहीं की। आपने जिस तरह से हिम्मत की, वो बातें लोगों के दिमाग जहन तक पहुंचाई थी। देखो जी, जमाना बदल गया, बच्चे सब शिक्षित हैं, हम भी अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए हैं। वो दबने दबाने का समय गया जी। दबना है या दबना है तो कि जनता के आगे दबना है, बाकी दबने की जरूरत किस बात की। पिताजी ने 4 शासन में सत्ता भोगी, आपने लगातार 2 बार जीतकर सत्ता भोगी। अब चूंकि आप विपक्ष में रहने वाले हैं, तो क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या अब रणनीति रहेगी आपकी? मेरी पहले भी हेडलाइंस काम की थी और आगे भी हेडलाइंस काम की ही रहेंगी, चिंता ना करें। पता है रास्ते, अगर देश विकसित होगा, अगर प्रधानमंत्री महोदय ने 47 तक सपना देखा है हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने का, तो हिंदुस्तान अगर विकसित होगा तो चूरू भी होगा, और चूरू होगा तो उसमें हम टॉप मोस्ट पार्टी में मेहनत करेंगे। आप चिंता मत करिए। राजस्थान में जिस तरह का कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने कैंपेनिंग की, आपका सहयोग किया, क्या मानते हैं, क्या उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत राजस्थान में मिलने वाली? बिल्कुल जी, मेरे को तो जिस दिन मैंने नॉमिनेशन फाइल किया, हमने जो मोमेंटम बना, हम समझ तो गए थे कि पब्लिक में एक अंडर करंट है, पब्लिक में बड़े इश्यूज हैं। हम धर्म जातियों के ऊपर इन मुद्दों पे कब तक चुनाव लड़ेंगे? आज बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू यूथ के सामने है, आज महंगाई देखिए कहाँ गई हुई है, और ये 400 पार का नारा तो बीजेपी की सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ, गले की हड्डी बनी है। क्योंकि आप ऐसा क्या कमेंट दे रहे हो, लोगों के मन में इनसिक्योरिटी हो गई, अनिश्चितता हो गई, डर हो गया कि पता नहीं क्या होने वाला है 400 पार करने के बाद में। कहीं क्या वंचित वर्गों का आरक्षण चला जाएगा, क्या इस देश में चुनाव होंगे कि नहीं होंगे? इन मुद्दों को कभी बीजेपी सॉल्व ही नहीं कर पाई, और वो लाइबिलिटीज बन गई बहुत बड़ी, और पब्लिक ने दिमाग में बना लिया कि नहीं, अगर इनके हाथ में इतनी ब्रूट पावर आ गई तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। इसके विरोध में लोगों ने वोट डाला और कांग्रेस का साथ दिया, और कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़िए, स्पेसिफिक था, क्लियर था। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के पक्ष में लोगों का मन बन चुका था और युवा शक्ति ने बेहतरीन अपना रोल अदा किया है। एक महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब सबसे बढ़िया राहुल कस्बा ही दे सकता है। इन चुनाव में जो चीजें देखने को मिली, एक तो ऐसा लगा कि मोदी जी का जादू कम हुआ है। एक यहाँ राहुल गांधी ने जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक अपनी छवि बनाई है, तो आप भी उसी सोच के व्यक्ति हैं, तो क्या समझते हैं राहुल गांधी का फ्यूचर अब आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कोई भी नेतृत्व पब्लिक में घिरा हुआ बहुत सुंदर दिखता है। मेरा आंसर इतना ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल कस्बा। ये थी खास बातचीत राहुल कस्बा, जो जीतने के बाद में सालासर धाम बालाजी महाराज के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। क्योंकि जब उन्होंने भाजपा को छोड़ा, कांग्रेस को ज्वाइन किया, उस समय भी सालासर धाम आए थे, नामांकन दर्ज करने से पहले भी सालासर बालाजी के दर्शन किए, और आज जीतने के बाद सालासर धाम पहुंचकर बालाजी महाराज का आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे सुलगले में शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।